मैंने आपके सामने कीमत यंत्र का नाम लिया होगा, बताया होगा कि कीमत यंत्र जो होता है वो सिग्नल देता है आप लोगों को, ठीक, सिग्नल दे रहा होता है। याद आ रहा होगा यदि आपको कि कीमत यंत्र क्या होता है, आप सिग्नलिंग देता है, सिग्नल देता है कि किस वस्तु को उत्पादन करना चाहिए, किस वस्तु को उत्पादन नहीं करना चाहिए, ठीक। तो कीमत यंत्र क्या है, जो एक तरफ से क्लासिकल विचारधारा थी, ये मान के चलती है कि कीमत यंत्र में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा या स्वतः समायोजन हो जाएगा। आपको यदि याद आ रहा हो तो मैंने आप लोगों को एक ग्राफ बना के दिखाया था कि अर्थव्यवस्था में संतुलन कैसे बना रहेगा। ये क्या है, हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई है, ठीक। ये मैंने आप लोगों को बना के सुना, ये क्या है प्राइस और ये क्या है क्वांटिटी, मान लीजिए मात्रा। याद आ रहा है वाले ग्राफ किसी को, ठीक। मैंने बताया था कि कीमत बढ़कर क्या हो जाए, P से P1 हो जाएगी। तो कीमत जैसे P से P1 होती है तो देखते हैं कि डिमांड क्या है आपकी, कम हो जाएगी। ये है डिमांड आपकी, यहाँ है, ये डिमांड कर्व है आपका, ठीक। ये क्या है आपका सप्लाई कर्व। तो डिमांड आपकी ये है, ठीक। तो और सप्लाई आपकी कितनी है, ये जो गैप है यानी कि पूर्ति ज्यादा हो गई। जब ये क्या है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताइए आप। ये क्या है हमारा डिमांड कर्व, ये क्या है हमारा सप्लाई कर्व, ठीक। ये कीमत है, मैंने आप लोगों को बताया था जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं वहीं पर किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, ठीक। किसी वस्तु की कीमत कहाँ निर्धारित होती है, जहां मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। सर यहाँ पर इक्वल है, मतलब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, एक दूसरे भाई ये एक जहां एक दूसरे काट रहे हैं वहां पर एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। तो कीमत कहाँ निर्धारित हो गई, यहाँ पे, ठीक। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है वहीं भी किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। और कितनी मात्रा बिकेगी, ये यहाँ पर क्या है मात्रा, क्वांटिटी दिखाता है। मैंने क्या कहा कि यदि अचानक कीमत, देखिए तब है ऐसा जब हम ये मान के चलते हैं कि कीमत यंत्र का स्वतः समायोजन हो जाएगा, यानी कि कीमत यंत्र पे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। कीमत क्या हो गई, P से P1 हो गई। यदि इसके बाद यदि कीमत P से P1 हो जाती है तो आप देखेंगे कि सप्लाई आपकी क्या है, बढ़ गई और डिमांड आपकी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक। यानी कि अब जब किसी वस्तु की पूर्ति ज्यादा हो और उस वस्तु की मांग कम हो तो ये बताइए कीमत गिरेगी कि बढ़ेगी, कीमत गिरना शुरू हो जाएगी कि नहीं। आप बाजार में जाएं और देखें कि इस समय मान लीजिए बाजार में आलू पर्याप्त मात्रा में आ गया है, आलू है, मटर है, गोभी है, तो देखते हैं क्या है, सस्ता है कि नहीं। यही आप जब थोड़ा सा गर्मी के सीजन में जाएंगे तो इनका रेट हाई होगा, ठीक। क्योंकि उसकी सप्लाई क्या होती है उस समय कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि सप्लाई इसकी ज्यादा है, डिमांड इसकी कम है, तो कीमत गिरना शुरू हो जाएगी। और कीमत तब तक गिरेगी जब तक पुनः P पर नहीं आ जाती, ठीक। इसके जस्ट बात क्या है कि मान लीजिए हम नीचे की तरफ देखें, कीमत P से P0 हो जाए। तो जब कीमत P से P0 हो जाएगी तो आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है हमारा सप्लाई कर्व और इसके ये क्या है हमारा डिमांड कर्व। यानी कि डिमांड आपकी कितनी ज्यादा है और सप्लाई आपके पास कम है। तो जब किसी वस्तु की मांग ज्यादा होगी, पूर्ति कम होगी, तो क्या होगा, कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी और तब तक बढ़ेंगी जब तक क्या है पुनः इस बिंदु पर वापस नहीं आ जाएगी। तो ऐसा क्लासिकल का मानना था कि अर्थव्यवस्था में यदि कीमत यंत्र स्वतंत्र रूप से काम करेगा, कीमत यंत्र पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट बना रहेगा। अर्थव्यवस्था में हमेशा इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये हमेशा बने रहेंगे, ठीक। यानी कि अर्थव्यवस्था में निवेश और क्या है बचत, ये एक दूसरे के हमेशा बराबर बने रहेंगे, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो और यदि ऐसा होगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, पूर्ण रोजगार बना रहेगा, ठीक। अर्थव्यवस्था में क्या होगा, हमेशा पूर्ण रोजगार बना रहेगा। अब जब अर्थव्यवस्था में ये बताइए पूर्ण रोजगार है, अर्थव्यवस्था में न मांग में कमी है न पूर्ति में कमी है, अर्थव्यवस्था हमेशा क्या होगी, सदैव संतुलन में बनी रहेगी। ऐसा क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते थे। क्लासिकल अर्थशास्त्र में आप लोग एडम स्मिथ का नाम सुनेंगे, पिगू का नाम सुनेंगे, मार्शल का नाम सुनेंगे और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री आते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में हमेशा संतुलन बना रहेगा और सरकार के द्वारा यदि कोई हस्तक्षेप किया गया तो क्या होगा, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार बना हुआ है
तो क्या होगा कि अब उससे ज्यादा पूर्ण रोजगार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या है पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार के पहले पहले बताइए रोजगार क्या है। सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, बढ़िया सुनते चले जा रहे हो। वो तो गलती से मेरे समाज में आ गया कि आखिर पूछ लो तुम लोग पूर्ण रोजगार जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो। नहीं तो तुम लोग बस चल रहा है, पर ये मामला चल रहा है तो चल रहा है। रोजगार का मतलब समझ रहे हो। रोजगार किसे कहोगे आप लोग। देखिए रोजगार की जो परिभाषा है वो आपके पास योग्यता हो, इच्छा हो और आपके पास क्षमता हो, और इसके बाद भी आप क्या है कि दी हुई मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए यदि आप तैयार हैं, इच्छुक हैं, तो आपको यदि काम मिल जाता है तो आप क्या होंगे रोजगार में कहलाएंगे। ठीक, सिंपल सी बात है। योग्यता, क्षमता और ये इच्छा हटा दीजिए तो इतना जान लीजिए कि यदि कोई बाजार में जो मजदूरी दर है उस मजदूरी दर पर आप यदि काम करने के लिए इच्छुक हैं, देखिए मजदूरी दर का होना आवश्यक है, क्योंकि मजदूरी नहीं होगी तो आप काम मजदूरी के बिना रोजगार नहीं होगा। ठीक, तो रोजगार का मतलब है कि दी हुई मजदूरी दर पर यदि काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति है कोई और उसको यदि काम मिल जाता है तो क्या कहलाएगा वो रोजगार में कहलाएगा। ठीक, अब इसके टेक्निकल परिभाषाएं बहुत सारी हैं जिनके बारे में यदि आपको बताऊंगा तो आपका समय भी लॉस होगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक, बस इतना समझ गए आप लोग कि काम करने के लिए यदि आप मजदूरी दर में इच्छुक हैं और आपको काम मिल जाता है तो आप रोजगार में कहलाएंगे। पूर्ण रोजगार का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में सब लोग रोजगार पर लगे हुए हैं और ऐच्छिक बेरोजगारी नहीं। ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी को मतलब समझते हो आप लोग। जो जिस काम करने के लिए उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, अगर उसको मतलब कुछ लायक मतलब मजदूरी मिल जाती है तो इच्छा अनुसार कार्य करता है। ऐच्छिक बेरोजगारी को देख मजदूरी बोलो फिर से बोलो, क्या बोल रहे। ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है। जो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अगर उसे काम मिल जाता है और वो अपनी मतलब इच्छा के अनुसार कार्य करता है, उचित मजदूरी भी मिल जाती है। हाँ, देखिए कहने का मतलब यह है कि अनैच्छिक बेरोजगारी, जो क्लासिकल लोग कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए दी हुई मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि वो ऐच्छिक रूप से बेरोजगार है, अनैच्छिक बेरोजगार नहीं है। यानी कि वो इच्छा के अनुसार बेरोजगार है। ठीक, अपनी इच्छा से बेरोजगार में है। तुम मान लो 400 रुपये में काम मिल रहा है, तुम लोग तो काम करने जा नहीं रहे हो तो तुम बेरोजगार नहीं कहलाओ। ठीक, तुम लोग क्या है एक तरफ से ऐच्छिक बेरोजगार हो। ठीक, अनैच्छिक कहने का मतलब है कि क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या होगा अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी। और पूर्ण रोजगार का मतलब यह है कि जितना अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभव था उतना उत्पादन हो चुका है। बात समझ में आ रही। अब आप एक लोटा या एक मग या एक जग या कुछ भी है, कुछ भी नहीं बना सकते हैं या कुछ भी नहीं बना पाएंगे। ठीक, यानी कि जितना आपकी क्षमता थी उतनी क्षमता के अनुसार, मान लीजिए कमरा है, इस कमरे में गेहूं भरा जाए, चावल भरा जाए, तो जितनी क्षमता है इसकी फुल डंप कर दिया जाए खाली, तो इसकी एक क्षमता है ना, उस क्षमता के बाद तो इसमें नहीं डाल सकते। उसी प्रकार पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि जितनी मात्रा में उत्पादन संभव था एक वर्ष के अंतर्गत, एक वित्तीय वर्ष के, वो उत्पादन हो चुका। ठीक, तो क्लासिकल कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार पाया जाएगा। अब जब बताइए कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि कीमत में कोई प्रकार, कीमत हमेशा संतुलन में रहेगी, बाजार हमेशा संतुलन में रहेगा, तो सरकार की कोई भूमिका है, सरकार का कोई रोल है नहीं। तो ये कहते हैं कि सरकार का कोई उत्पादन की क्रिया में कोई रोल नहीं। सरकार यदि जबरदस्ती उत्पादन की क्रिया में आएगी तो क्या होगा, ये एक प्रकार से क्या होगा, जबरदस्ती का हस्तक्षेप होगा और इससे कुछ नहीं होगा। इससे क्या होगा, सिर्फ संसाधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होगा। यानी कि जो काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा होगा वही काम सरकार सेक्टर करने लगेगा और वास्तविक उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, इन्होंने कहा कि सरकार का जो रोल होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए कि सरकार का नियम एवं कानून बनाए रखना, बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, नियम कायदे कानून बनाए रखना, लोगों से लूटमारी ना हो पाए और बहुत सारी चीजें जो भी आप भ्रष्टाचार जितनी सारी चीजें देखते हैं, इन सब सारी चीजों से सरकार को क्या है, सिर्फ ऐसे कामों पर काम करना चाहिए। ठीक, एक जस्टिस न्याय का काम करना चाहिए और सरकार का उत्पादन की क्रिया में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। ठीक,
और कीमत क्यों? क्योंकि कीमत यंत्र हमेशा क्या होगा, हमेशा बाजार में संतुलन बनाए रखेगा। लेकिन कीमत यंत्र हमेशा बाजार में संतुलन नहीं बनाए रखा, और यही रीजन है कि 1929-30 के आसपास क्या हुआ कि महान मंदी आ गई। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्री क्या कहते थे, एक जेबीसे का कथन है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। ठीक, जो पूर्ति है वो अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेती है। मतलब यह है कि आप उत्पादन करिए, अपने आप सामान आपका बिक जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और 1930 में इसी की वजह से क्या हुआ, महान मंदी आ गई। अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक, तो जेएम कीन्स जब आते हैं तो कीन्स क्या कहे, उन्होंने क्या किया, एक राजकोषीय नीति, यानी कि उन्होंने क्या कहा, देखिए महान मंदी कैसे आई, क्यों, मैंने अभी एक आपको इक्वेशन लिखी थी, I इक्वल टू यस। ठीक, I इक्वल टू यस का मतलब ये इन्वेस्टमेंट है, और ये क्या है, ये सेविंग है। अर्थव्यवस्था में बचत और पूर्ति हमेशा बराबर बनी रहेगी, ऐसा क्लासिकल कहते थे। क्यों? क्योंकि क्लासिकल कहते हैं कि बचत का अपने आप में मुद्रा का कोई मूल्य नहीं है, मुद्रा सिर्फ क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब यह है कि मुद्रा सिर्फ विनिमय का माध्यम है, मुद्रा सिर्फ क्या है, नपना है, और मुद्रा विनिमय का माध्यम होने की वजह से क्या है कि उसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं होगा। ठीक, मुद्रा क्या है, जैसे आप लोग लीटर में दूध लेते हैं तो लीटर का क्या, लीटर से क्या है, सिर्फ दूध ही नाप सकते हैं, और उसका कोई यूज तो है नहीं। तो उसी प्रकार ये क्या है कि इनका कहने मतलब ये है, मुद्रा सिर्फ क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का माध्यम है, इसका अपने के ऊपर कोई मूल्य नहीं है। और हम अर्थशास्त्र में क्या है, विवेकपूर्ण उपभोक्ता का, ये विवेकपूर्ण उत्पादनकर्ता का अध्ययन करते हैं। जब विवेकपूर्ण कोई व्यक्ति होगा और मुद्रा का कोई मूल्य नहीं होगा, तो मुद्रा को कोई अपने पास बचाकर नहीं रखेगा, और जब मुद्रा को कोई अपने पास बचाकर नहीं रखेगा, पूरा का पूरा क्या होगी, सेविंग जो होगी वो इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगी। ठीक, जो आपके पास बचत होगी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, निवेश हो जाएगी, वो चाहे उपभोग में निवेश हो या फिर निवेश में निवेश हो। ठीक, लेकिन कीन्स ने क्या कहा कि जो बचत होती है वो पूरा का पूरा भाग निवेश नहीं होती। कुछ लोग क्या है अपने पास बचा के भी रखते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा और यदि डीपली घुसने शुरू कर दूंगा तो फिर पूरे अर्थशास्त्र पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक, तो मैं खाली अपनी चीज बताऊंगा कि बचत क्या है, आप लोग भी जानते हैं। यदि आपके पास 100 रुपए होता है तो आप क्या है 80 रुपया ज्यादा खर्च करेंगे, 20 रुपया तो अपने पास सेविंग करके रख ही लेते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक गैप क्रिएट होता शुरू हो गया। ठीक, इसको हटा देना। मान लीजिए आपकी इनकम है और ये आपका क्या है, कंजम्पशन। ठीक, या फिर कंजम्पशन प्लस सेविंग कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब क्या है, ये क्या है हमारी आय, और आपका उपभोग क्या है, ये उपभोग और बचत दोनों मिला के। कहने का मतलब ये है कि आप क्या, ये जो गैप है, ये जो मैं गैप आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है कि ये मान लीजिए आपकी इनकम है 100 रुपए की, आपने उपभोग कितना किया, मान लीजिए 50 किया, 80 किया, जो भी सारी चीजें, तो ये एक गैप क्रिएट होता चला जाएगा। और ये जब लगातार गैप क्रिएट होता चला जाएगा तो जो कथन ये है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेगी, यानी कि अर्थव्यवस्था में चाहे जो उत्पादन हो वो अपने आप बिक जाएगा। क्या वो बिकेगा? क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि आप क्या है 100 रुपए यदि पाते हैं तो 80 रुपए ही खर्च करते हैं, 20 रुपए अपने जेब पे भी रख लेते हैं। तो ये गैप क्रिएट होता चला गया। अब ये गैप जब क्रिएट हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गया, किससे? सेविंग से। पहले मान लीजिए आप 100 रुपए निवेश करते थे, ठीक, अब क्या बचत मतलब बचत भी आपकी पहले क्या थी, 100 रुपए थी। अब आपको क्या है, अब आप देख रहे हैं कि 80 रुपए बचत बची। ठीक, तो 80 रुपए बचत बची तो 80 रुपए का निवेश होगा कि नहीं? 80 का ही निवेश होगा। 80 में फिर मान लीजिए आप 10% करेंगे तो मान लीजिए 70 रुपए का बचत होती है, तो आप 70 निवेश करेंगे। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, निवेश होता कम हो गया। ठीक, और निवेश जब कम हुआ तो अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, धीरे धीरे 1930 में महान मंदी आ गई। ठीक, तो इस समस्या को दूर करने के लिए प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स थे,
इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक का नाम दिया, आप लोग शायद नाम जानते होंगे, नाम जानते हो कि नहीं है? नहीं जानते? बहुत बड़ा नाम लिख दिया ना, नहीं याद हो रहा है तो खाली इतना याद रखना, द जनरल थ्योरी ऑफ द जनरल थ्योरी, ठीक, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने 1936 में एक पुस्तक का नाम पुस्तक लिखी और इसी में इन्होंने क्या हुआ कि इस महान मंदी की समस्या को दूर किया, और उस महान मंदी की समस्या को दूर करने के लिए इसका नाम लिया पब्लिक फाइनेंस। ठीक, पब्लिक फाइनेंस का मतलब, नाम लेने का मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया, सरकार की भूमिका का महत्व बताया, सरकार की भूमिका को बताया कि सरकार सिर्फ क्या है कि बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, नियम कानून बनाए रखना ही सिर्फ सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम क्या है कि एक तरह से अर्थव्यवस्था में निवेश करे, उसकी वजह से क्या होगा, मैंने आप लोगों को गुणक प्रभाव का नाम बताया, पढ़ाया होगा, यदि याद आप थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, ठीक, बताया था कि जैसे सरकार 100 रुपए निवेश करेगी तो 100 रुपए लोगों के पास आएगा, वो लोग क्या है कहीं और जगह खर्च करेंगे, फिर वो कहीं और जगह खर्च होगा, फिर कहीं और जगह, तो इस तरह से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मांग जनित हो जाएगी। ठीक, एक आपको नाम लिया होगा मैंने, हेलीकॉप्टर मनी का नाम लिया रहा होगा, ठीक, ये जॉन मेनार्ड कीन्स का ही एक, जो आप लोग मनरेगा में देखते होंगे ना, एक समय गड्ढा खनवाया जाता था, गड्ढा खनवा के लोगों को पैसा दिया जाता था, ये इन्हीं के एक तरफ से कहा जाए कि इन्हीं के इनबिल्ड है इनकी थ्योरी उसमें। ठीक, इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या मांग की कमी की है। अर्थव्यवस्था में मांग न होने की वजह से क्या है कि लोग किसी मांग की कमी का मतलब पूर्ति तो पहले से रखी हुई है ना, पूर्ति तो खूब ओवर प्रोडक्शन हो चुका था महान मंदी के समय, तो मेन समस्या किसकी थी, मांग की कमी थी, तो लोग मांग ही नहीं कर रहे थे किसी वस्तु की, तो मांग नहीं कर रहे थे तो उत्पादन नहीं हो रहा था, उत्पादन नहीं हो रहा था तो रोजगार नहीं था, रोजगार नहीं था तो लोगों के पास आय नहीं थी। तो इन्होंने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था में चाहे आप गड्ढा खनवाइए और गड्ढा खनवा के उसको पटवा दीजिए और लोगों को पैसा दे दीजिए, जिससे क्या है कि लोगों के पास कम से कम पैसा आएगा, तो लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, और जो खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं उत्पादन की क्रियाएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहीं से क्या है, लोक वित्त का कॉन्सेप्ट आता है, पब्लिक फाइनेंस की भूमिका आती है। ठीक, पब्लिक फाइनेंस का रोल यहीं से आता है महान मंदी के बाद। अब हम लोग क्या देखेंगे, कभी हम लोगों ने देखा कि सार्वजनिक जो वो था, मतलब कीन्स थे, उन्होंने क्या कहा कि ये गवर्नमेंट का ऐसे रोल होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो लोक वित्त के जो फिंडले सिराज का आप लोग नाम सुनेंगे, या फिर इनका नाम सुनेंगे, डाल्टन का नाम सुनेंगे, मस्ग्रेव का नाम सुनेंगे, इन्होंने क्या कहा कि जो लोक वित्त है, पब्लिक फाइनेंस है, वो सिर्फ क्या है, सरकार की आय व्यय की क्रियाओं का अध्ययन, यानी कि सरकार क्या व्यय करती है और सरकार क्या खर्च करती है और सरकार कहां से आय प्राप्त करती है, इन्हीं क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, लोक वित्त कहलाता है। ठीक, लोक वित्त सामान्य शब्दों में क्या आप जानेंगे कि सरकार की क्रियाओं का, आय व्यय की क्रियाओं का अध्ययन ही क्या है, लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। ठीक, अब लोक वित्त का सिर्फ यदि खाली इतना अध्ययन करना हो कि सरकार सिर्फ आय की क्रियाओं का और व्यय की क्रियाओं का अध्ययन करेगी, तो ये बहुत ही पब्लिक फाइनेंस संकुचित अर्थ में देखा जाएगा। ठीक, कीन्स ने इसकी थोड़ा सा रोल को बढ़ाया, इन्होंने क्या कहा, मैं भी आगे चीजें बताऊंगा, एक कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी का नाम लिया और एक क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का नाम लिया, यानी कि संकुचनवादी राजकोषीय नीति और विस्तारवादी राजकोषीय नीति। ठीक, इन दोनों का महत्व किया कि यदि अर्थव्यवस्था में संतुलन से अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो आपकी जरूरत है तो आप विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपना सकते हैं, यदि आपकी कमी है तो आप संकुचनवादी, मतलब ओवर हीटेड है इकोनॉमी, तो आप संकुचनवादी राजकोषीय नीति अपना सकते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, लेकिन सरकार सिर्फ लोक वित्त में, अब आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि सिर्फ आय की और व्यय की क्रियाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि क्या है, अब समाज के कल्याण, आप लोग हमेशा इकोनॉमी में एक चीज टर्म पढ़ते होंगे, सोशल वेलफेयर, समाज के कल्याण। तो आज के डेट में क्या है, सिर्फ सरकार का उद्देश्य, लोक वित्त का उद्देश्य
सिर्फ ये नहीं है कि सरकार की आय व्यय की क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, बल्कि ये है कि सरकार की आय व्यय क्रियाओं के अध्ययन के अलावा किसी व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है, किसकी कितना वांछनीयता है, ठीक, समाज में कितना हम लोग सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति करवाएं, समाज में हम कितनी मेरिट वस्तुओं की आपूर्ति करवाएं, समाज में कितना हम शिक्षा की व्यवस्था करवाएं, कितना स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाएं, कितनी लाइब्रेरियां खुलवाएं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, कितनी बैंकिंग क्रियाएं अच्छी होनी चाहिए, कितनी बीमा की क्रियाएं अच्छी होनी चाहिए, रोड की, परिवहन की, सब सारी चीजें, जितनी भी सारी चीजें आने लगी, ठीक। तो सरकार का रोल धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पहले सरकार का क्या रोल था? सबसे पहले सिर्फ बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, नियम एवं कानून बनाए रखना, लोगों को न्याय दिलाना, इतना ही, ठीक। तो उसके बाद सरकार का रोल धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे सरकार को कितना पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट का क्या क्या कैसे कैसे रोल। आप लोगों ने मैंने अक्सर आप लोगों को बोला होगा, एक आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर होता है, इसको आप लोग घरेलू क्षेत्र कहते हैं, ठीक। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्र, ठीक। और तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र। आप लोगों ने इसके बाद क्या सुना होगा? स्टेट गवर्नमेंट का नाम सुना होगा, ठीक। इसके बाद आप लोगों ने लोकल गवर्नमेंट का भी नाम सुना होगा, ठीक। लोकल गवर्नमेंट के बाद भी आप लोगों ने क्या सुना होगा? और लास्ट में मान लीजिए एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक। पहला क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर। ये दोनों क्षेत्र क्या है? प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ये जो इतना रोल है आपका, ये चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे नेशनल इंडस्ट्री हो, और चाहे एक्सटर्नल सेक्टर, ये सारी चीजों को कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट लोग रेगुलेट करते हैं। करती है कि नहीं करती? ठीक। तो आप लोग अब यहाँ से एक चीज देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट का क्या है, कितना रोल है, प्राइवेट सेक्टर में कितना छोटा रोल है, और गवर्नमेंट सेक्टर का कितना रोल है। और कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे कि इंडायरेक्टली रूप से हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी क्या है, गवर्नमेंट ही रेगुलेट कर रही होती है। कैसे? जैसे अभी आप लोगों ने अभी कल परसों बजट आया है, बजट में सबसे ज्यादा चर्चा किस चीज की सुने हैं आप लोग? बजट में सबसे मध्यम वर्ग की, मध्यम वर्ग की, ठीक। मध्यम वर्ग में सबसे ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा इनकम टैक्स का स्लैब क्या है, 12,75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिला के कर दिया गया, ठीक। तो कहीं ना कहीं सरकार ही तो इसको प्रभावित कर रही है, मध्यम वर्ग को। अब इसमें इसी तरह क्या है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे, आप जीएसटी का नाम सुने होंगे, वैट का नाम सुने होंगे, गैट और भी बहुत सारे टैक्स का नाम सुना होगा। तो कहीं ना कहीं इनको भी क्या है कि सरकार ही क्या है, रेगुलेट करती है। तो ये आप लोग जब कभी गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक फाइनेंस की भूमिका की बात करेंगे, रोल की बात करेंगे, तो आप खुद देख रहे हैं कि लगभग कहीं ना कहीं हर क्षेत्र को क्या है, सरकार प्रभावित कर रही है, ठीक। ये बन गया आप लोगों का। अब सरकार के पास बना लीजिए इसको, एक्सटर्नल सेक्टर, विदेशी क्षेत्र। क्या क्या बजट में अभी सबसे ज्यादा रुपए का प्रावधान कहाँ किया गया है? हाँ बताओ क्या है बजट में, क्या है बजट में सबसे ज्यादा कहाँ सर मैं दिया? बजट में? अरे यार इतना बजट में इतना बड़ा लंबा ग्राफ बना हुआ, हर एक चीज बना हुआ है, जाकर देख लो। नहीं, पेपर नहीं मिला कहीं? देखा नहीं। बताएंगे जब उसको समझ आएगा। उसमें कई चीजें बता के समझे नहीं, वो उसकी है
बहुत सी चीजें समझ में आई कि इसमें दिखाया गया जापान का कुछ बढ़ रहा है, घट रहा है, और वही यूएसए में वही चीज घट रही हो। मतलब बजट जो शुरुआत में मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है फिर लागू किया जाता है। हमने कहा यूएसए का उल्टा जा रहा है, जापान का और साउथ कोरिया वगैरह का आगे जा रहा है। तो उनका वो आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, साउथ कोरिया जाने, और ऊपर जापान में उसकी वो प्रॉब्लम है जापान के साउथ कोरिया की। हम इंडिया के बजट पढ़ेंगे ना जब पढ़ेंगे, या वो साउथ का क्यों नीचे जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है, उनका इंटरनल एक्सटर्नल इशू है, उनकी इकोनॉमी का इशू है। अपने इंडिया के देखो ना पहले कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ग्रोथ रेट हमारी कहाँ जा रही है। मेरे को चार्ट दिए थे कंपैरेटिव इंडियन इकोनॉमी से। देखिए, अब सार्वजनिक क्षेत्र के या गवर्नमेंट के हम लोग 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक इसका कार्य है आवंटन का, एलोकेशन का, ठीक, एक वितरण का, डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं हम लोग, तीसरा क्या, स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन जिसे कहते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, सरकार की भूमिका है, सरकार के कार्य जो भी कह सकते हैं, खासतौर से सरकार की भूमिका जो 3 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका है रोल ऑफ गवर्नमेंट की। एक एलोकेशन का कार्य होता है, एलोकेशन, ठीक, दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा क्या है, स्थिरीकरण, ठीक, यानी कि स्टेबलाइजेशन। एलोकेशन का मतलब अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, बताया कि आप लोग बाजारों का नाम सुने होंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या पूर्ण प्रतियोगिता है, अपूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकार है, ये सब बाजारों का आप लोग जब इकोनॉमिक्स कभी पढ़ेंगे तो उसमें जब आप लोग देखेंगे, ठीक। तो लिख रहे हैं क्या अभी आप लोग? लिख लो, हाँ लिख लो। लिखाना आप लोगों को अगले दिन से शुरू करेंगे, अभी आप खाली समझने की कोशिश करिए। ये हालांकि इसको लिखाएंगे भी नहीं, इसीलिए इसको लिख लीजिए, समझ जाएंगे कि ऐसे कैसे कार्य होता है इन सब सारी चीज़ों का, ठीक। तो पहला क्या है, आवंटन का कार्य, ठीक। आवंटन का कार्य क्या है, संसाधनों के आवंटन की बात होती है। रिसोर्सों का क्या है कि किस प्रकार क्या किया जाए, एलोकेशन किया जाए। अब सेक्टर आप लोगों ने देखा है कि एक प्राइवेट सेक्टर होता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, ठीक। अब संसाधनों का यानी जो रिसोर्सेस हैं उनको हम कितना हम प्राइवेट सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना हम क्या है गवर्नमेंट सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सरकार का एक महत्वपूर्ण रोल क्या है कि सरकार ये डिसाइड करती है कि कितना हमको जो संसाधन है, जैसे अभी आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ पब्लिक वो पढ़ाया होगा जब कभी मनी के बारे में, यानी मनी मार्केट के बारे में, तो मैंने आपको मीडिएटर के बारे में बताया था कि जो मध्यस्थ होते हैं वो क्या है, मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। जहाँ बचत की कमी होती है वहाँ बचत प्रोवाइड कराते हैं, ठीक, और जहाँ बचत की अधिकता होती है वहाँ से बचत निकालते हैं, और जहाँ कमी होती है वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, फिर वहाँ पर उपलब्ध कराते हैं, ठीक। उसी प्रकार क्या है, सरकार क्या है, जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, जैसे आपका भूमि हो गई, भवन हो गए, हम अर्थशास्त्र में 5 संसाधन पढ़ते हैं, ठीक, श्रम, पूंजी, भूमि, साहसी और संगठनकर्ता, ठीक। तो ये जितने भी संसाधन, इन संसाधनों का कितनी मात्रा में सरकार के पास, कितनी मात्रा में सरकार अपने पास रखे, कितनी मात्रा में प्राइवेट सेक्टर को भेजे, इन सब का कार्य क्या है, सरकार करती है, ठीक। और ये समझ में आया कि कितनी आवंटन का कार्य, संसाधन जो है, संसाधन को मतलब जो भी आप जितने भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सों को, जैसे अभी आप लोग देखते हैं कि सरकार धीरे धीरे क्या है प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ठीक। तो ये क्या कर रही है कि सरकार अपने संसाधनों को निजी क्षेत्र की ओर क्या है हस्तांतरित कर रही है, ठीक। तो ये पहला कार्य क्या हो गया, संसाधन क्या है, आवंटन का कार्य, यानी सरकार क्या करे, संसाधनों का आवंटन किस प्रकार करे कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक समाज का कल्याण हो, ठीक। तो पहला कार्य आपको समझ में आया कि संसाधनों का आवंटन करना, जिससे क्या है अधिक से अधिक लोगों को स्थायित्व प्रदान हो, सरकार को मतलब अर्थव्यवस्था में क्या है समाज का कल्याण हो, समाज को एक समानता का अधिकार मिल पाए। दूसरा क्या है, वितरण का कार्य, ठीक। अभी वितरण क्या है, जो एक तरफ से आपके पास इनकम है, जैसे आप लोग स्ट्रक्चर अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो मध्यम वर्ग है
उसके लिए क्या है कि संसाधन जो आय है आपकी उस किस प्रकार वितरित की जाए, जिससे क्या है एक अर्थव्यवस्था में समानता बनी रहे। अर्थव्यवस्था में क्या है समान, सबके पास क्या है समानता का अधिकार। ठीक, आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है कि समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बहुत 6 अधिकारों की आप लोगों ने बात की। ठीक, उसी प्रकार क्या है वितरण का कार्य, यानी कि हम लोग क्या है अवसरों की वितरण की बात कर सकते हैं, आय की वितरण की बात कर सकते हैं, समानता की वितरण की बात कर सकते हैं, अवसर के समानता की बात कर सकते हैं, बहुत सारी समानताओं की हम लोग बात कर सकते हैं। मतलब यह है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य है वो ये है कि हम अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन है उनका किस प्रकार वितरण करें, जिससे क्या है समाज में अधिकतम शांति बनी रहे, समाज में अधिकतम कल्याण बना रहे। ठीक, तो ये वितरण का कार्य आप लोगों को समझ आया कि वितरण का कार्य क्या है। वितरण का कार्य का मतलब ये है कि जितने भी अर्थव्यवस्था में आपके पास इनकम है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो धनी वर्ग है उससे ज़्यादा कर वसूला जाता है, जो गरीब निर्धन वर्ग है उससे बिल्कुल नहीं वसूला जाता है, कम वसूला जाता है, मध्यम वर्ग के से कम थोड़ा बहुत वसूला जाता है। तो ये सरकार का एक दूसरा कार्य क्या है वितरण का कार्य। ठीक, समझा कि वितरण का कार्य क्या है, आय का किस प्रकार वितरण करें जिससे क्या हो अर्थव्यवस्था में सबको समानता हो और समानता का अधिकार मिल सके। ठीक, तीसरी चीज क्या है स्थिरीकरण या स्टेबलाइजेशन। स्थिरीकरण का मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमी में अभी आप लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में या तो जरूरत से ज्यादा मांग हो जाती है या तो जरूरत से ज्यादा मांग में कमी आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि स्थिरीकरण का कार्य है कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार जो अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है उसमें स्थिरीकरण बना रहे, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा उच्चावचन ना हो। अभी आपने कोविड-19 के समय सुना होगा कि जीडीपी क्या हुई थी, अचानक बहुत ज्यादा नीचे। ठीक, और इसके बाद फिर आप लोगों ने देखा कि धीरे धीरे इकोनॉमी क्या है ग्रो करने लगी। तो जो स्टेबलाइजेशन का कार्य है ये है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा आप लोगों ने जैसे मौद्रिक नीति का उद्देश्य पढ़ेंगे या राजकोषीय नीति का उद्देश्य पढ़ेंगे तो आप लोग देखते हैं कि उसमें क्या सतत समृद्धि दर की बात की जाती है। आप लोगों ने 11वीं पंचवर्षीय योजना का नाम सुना है, उसका जो मुख्य उद्देश्य आप लोग पढ़ेंगे तो क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई, सतत समृद्धि की बात की गई। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी क्या था सतत समृद्धि, तीव्र अत्यधिक तीव्र सतत समृद्धि की बात की गई। यानी कि हम लोग क्या है इंक्लूसिवनेस की तरफ जा रहे हैं, हम लोग क्या है सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। ठीक, तो वही है स्थिरीकरण में क्या है कि हम क्या है जो अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो, अर्थव्यवस्था में यदि मांग की कमी हो जाए या अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा अत्यधिक मुद्रास्फीति आ जाए। अभी आप लोग देखते होंगे अचानक महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, प्याज के दाम हो, चाहे तेल के दाम हो, चाहे दाल के दाम हो, लहसुन के दाम हो, क्या है जब अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो पूरी इकोनॉमी में क्या होता है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से भी क्या होता है इकोनॉमी ओवरहीट कर जाती है, यानी कि जरूरत से ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है। तो सरकार का उद्देश्य क्या है उस महंगाई को भी कंट्रोल करे और क्या है सरकार जो अर्थव्यवस्था जैसे मंदी में चली जाए तो उसको भी कंट्रोल करे। तो तीसरा कार्य सरकार का क्या है स्थिरीकरण का कार्य। ठीक, ये तीनों कार्य आप लोगों को समझ में आ गए, इसमें किसी कोई समस्या है? वितरण एक ही जैसे लगेगा, आवंटन और वितरण एक जैसा नहीं है। देखो वितरण का मतलब है कि जो आप ये संसाधनों का आवंटन की बात हो रही है, जो रिसोर्सेस है हमारे पास, भूमि हो गया, भवन हो गया और कह सकते हैं कि श्रम हो गया। ठीक, और भी जो सरकार के पास रिसोर्सेस हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है ये आवंटन के कार्य में आ जाता है। वितरण के कार्य का मतलब है कि सरकार आपको क्या है एक तरफ से टैक्स स्ट्रक्चर की आपने देखा होगा कि टैक्स स्ट्रक्चर देखना ना कि गरीब को अधिक देना पड़ रहा है, निर्धन को कम देना पड़ रहा है, तो ये चीजें उसमें। ठीक, सरकार वितरण का कार्य कर रही है। इतना आप लोगों को समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब आप लोग लिख लीजिए रोल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार की भूमिका। मैं 4-5 पॉइंट है उनको उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, मतलब आज कौन कौन से कार्य देख लीजिए। रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर या रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त की भूमिका। रोल ऑफ
सरकार की भूमिका जो भी लिख लीजिए। किन किन क्षेत्रों में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? पहला टैक्सेशन यानी कि करारोपण, पहला करारोपण, पहला क्या है? करारोपण। दूसरा है एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक में हाँ सार्वजनिक व्यय, एक्सपेंडिचर जो भी लिखना चाहें। तीसरा बजट बैलेंस एंड पब्लिक डेब्ट यानी कि बजट संतुलन या घाटे की वित्त व्यवस्था, बजट बैलेंस एंड पब्लिक डेब्ट, बजट संतुलन या घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था। चौथा इंटर गवर्नमेंटल फाइनेंशियल रिलेशंस, केंद्र राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन, इंटर गवर्नमेंटल फाइनेंशियल रिलेशंस, केंद्र देश राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन। केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन। ठीक, लास्ट लिख लीजिए राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी। अब लिख लीजिए एक अर्थशास्त्री है जोसेफ स्टिग्लिट्ज, जोसेफ स्टिग्लिट्ज, जोसेफ स्टिग्लिट्ज। हिंदी में लिखें क्या? हिंदी में इसकी कुछ और जोसेफ स्टिग्लिट्ज, जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने सरकार के इन दायरों के अलावा या सरकार के इन क्षेत्रों के अलावा, सरकार के इन दायरों या क्षेत्रों के अलावा 6 अन्य महत्वपूर्ण रूल बताए हैं, 6 अन्य महत्वपूर्ण रूल बताए हैं, 6 अन्य महत्वपूर्ण रूल बताए हैं, 6 अन्य महत्वपूर्ण रूल बताए हैं। जैसे नंबर 1 शिक्षा को प्रोत्साहन देना, शिक्षा को प्रोत्साहन देना। शिक्षा को प्रोत्साहन देना। दूसरा तकनीकी उन्नयन, तकनीकी उन्नयन, तकनीक उन्नयन का मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक, तकनीकी का विकास करना। तीसरा वित्तीय क्षेत्र में सहायता, तकनीक में सहायता। चौथा है आधारभूत संरचना में निवेश, आधारभूत संरचना में निवेश। आधारभूत संरचना में निवेश। पांचवा पर्यावरण क्षति में अंकुश, पर्यावरणीय क्षति में अंकुश, पर्यावरणीय क्षेत्र में क्षति में अंकुश, पर्यावरणीय क्षति में अंकुश। ठीक, लास्ट लिखिए सामाजिक सुरक्षा कवचों का विकास, सामाजिक सुरक्षा कवचों, कवच से कवचों,
सामाजिक सुरक्षा कवचों का विकास। कवच का मतलब समझ रहे हैं ना? भाई जैसे अपना पेटिका बना दिए या फिर अपना पेटी रुके हुए हैं। हाँ, सामाजिक सुरक्षा कवचों का विकास व रख रखाव, जैसे सुरक्षा कवच होता है ना, वही बात। सामाजिक सुरक्षा कवचों का विकास व रख रखाव। इसमें आज के डेट में सबसे ज्यादा सोशल सिक्योरिटी वाला सामाजिक सुरक्षा का कवच क्या है? क्या होना चाहिए इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में? कौन सा सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा का कवच जिसको कंट्रोल करना चाहिए? इकोनॉमिकल में तो वही है सबसे बढ़िया बीमा वाला ही, मतलब लाइफ बीमा और साइबर क्राइम। सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा की कवच जो इस समय है, जो अभी तक दूर नहीं हो पाई है, तो क्या है? गरीबी। ठीक, अभी आप लोगों ने जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नाम सुने होंगे, सतत विकास लक्ष्य का नाम सुने होंगे, तो उसमें जो पहला गोल है वो क्या लिखा हुआ है? जीरो पॉवर्टी, है कि नहीं? इन्हीं अर्थव्यवस्था में सबसे पहला उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है? सतत विकास का। किसी देश में सतत विकास लाना है तो पहले क्या? एंड पॉवर्टी है, जीरो पॉवर्टी की बात की गई है कि नहीं है? और इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा दूसरी बार क्या है, फिर इसके बाद हंगर, भुखमरी को खत्म करना, गरीबी को खत्म करना, भुखमरी को खत्म करना। ठीक, तो ये सरकार का महत्वपूर्ण उद्देश्य। अब इसमें मैं एक चीज और देखता हूँ, थोड़ा सा आगे मुझे एक चीज याद आ जा रही है। हालांकि ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में पूछा भी गया है। किस चीज का? हाँ, सतत विकास तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, वो तो लेकिन सर ये जवाब लिखाते इसमें से कुछ नहीं बचता है। सर आप बिल्कुल लिखते हैं तो मेरे बताओ, अब सरकार देता है आयोग क्वेश्चन, वही करेंगे का उठाकर रख देगा, पर्यावरण को उसमें शामिल कर लेगा, जियोग्राफी को शामिल कर लेगा। अब इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आए थे, ऐसी बात नहीं है, मेरा पढ़ाया हुआ आया था क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आए थे, इनको समझ नहीं। और ऐसा भी नहीं, अब यदि आप 15-20 क्लासें लेने से यदि 3-4 क्वेश्चन यदि आपके खाली इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन में फंस जा रहे हैं तो ये तो ठीक ठाक मुझे लग रहा है। मैंने आपको क्या बता, मैं जो हिंट देता हूँ उस चीज पे आप ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन फंसे। इस बार तो इकोनॉमिक्स बहुत आसान आई थी, किताबों का नाम आया था तो वो तो भाई आप लोगों को खुद ही पढ़ना पड़ेगा है। बाकी मुझे लग रहा है कि इस बार मैंने आप लोगों को एफडीआई पढ़ाया था, वो जो कैसे करके करेंसी वाला क्वेश्चन आया था ना, याद है आपको? किसी के पास क्वेश्चन दिखाई, उसमें मैं हालांकि थोड़ा सा एक्सचेंज रेट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एक्सचेंज रेट से क्वेश्चन आया, मैंने आप लोगों को पूरा एक्सचेंज रेट बहुत अच्छे से समझाया भी था। हालांकि WTO पढ़ा रहा था, उसी में मैं आप लोगों को एक्सचेंज रेट पढ़ा के गया। ठीक, मैंने आप लोगों को 3 एक्सचेंज रेट के बारे में बताया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट और मैनेज फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आया था वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में दिया हुआ था, और हमारे भारत में क्या लिखा हुआ था कि विनिमय दरों को केंद्रीय बैंक नियंत्रित करती है। मुझे क्वेश्चन याद आ गया, क्वेश्चन आया था कि सरकार विनिमय दरों को सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक क्या है कि विनिमय दरों को नियंत्रित करता है। ये कथन सरासर क्या है? गलत है कि सही? नियंत्रित तो करता है, लेकिन क्या है, कब? जब जरूरत से ज्यादा है तो एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। ये मैं आप लोगों को पढ़ाया था, और भी क्वेश्चन लाओ हम तुमको बताते हैं कि मैं पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ। ये इंडेक्स जो पढ़ाया होगा वो बताएगा। इकोनॉमिक्स मेरे अंदर आता है, लेकिन इंडेक्स की मेरी क्लास लगी है। जब मेरी क्लास मुझे पब्लिक फाइनेंस पढ़ाने के लिए दिया जाएगा तो मैं इंडेक्स थोड़ी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। मैं मेरे ये किताबों को क्वेश्चन है, मेरे कहने मतलब ये है। एक सेकंड सुनो सर, शून्य बजट क्या होता है? बताएंगे, बजट पूरा शून्य बजट एक चीज अभी सब पढ़ाएंगे, वही है अभी पब्लिक, ये सब पढ़ाने का मेरा टॉपिक है, मैं सब कवर करूंगा, काहे परेशान हो। ठीक, अब आ जाए ना, सब जान लो। अभी जो कहाँ से है, शुरुआत में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के हैं 50 तक।
ये क्वेश्चन देखो। अच्छा ये सब बाद में मिलना, पहले क्लास पढ़ा। नहीं, 1 मिनट सर, देख लो कौन सा क्वेश्चन? ये वाला देखो, इस क्वेश्चन का मतलब देखो, तो बताओ। ये इकोनॉमिक्स थोड़ी है। कुछ भी हो लेकिन सभी फिर भी इकोनॉमिक्स पढ़ा लेने दो भैया मुझे। अब मैं ऐसा नहीं, मैं पूरी पीसीएस की कोचिंग में बता रहा हूँ क्या आप लोगों को पूरी। मेरी ये पहले बताओ, आपके यहाँ 100-150 क्लासें चलती होंगी लगभग साल भर में, की ज़्यादा चलती हैं? मुझे लग रहा है 180 क्लास। अब 180 क्लासों में मुश्किल से मैं 15-20 क्लासें पढ़ाता हूँ, तुम सारे क्वेश्चन मेरे पास लेके आ जाओगे, मैं कहाँ जवाब दूंगा भैया? मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि मैंने पब्लिक फाइनेंस पढ़ाया, ठीक, मैंने यदि राजकोषीय नीति का क्वेश्चन कवर, राजकोषीय नीति पढ़ाया और राजकोषीय नीति के अंदर यदि कोई क्वेश्चन आया हो और फिर आप ना कर पाए हो, तो मेरे सामने लाइए कि सर आपने इस टॉपिक को कवर नहीं किया, तब मेरे ऊपर आप ब्लेम लगा सकते हैं, मुझे कह सकते हैं। अब मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ, यदि वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, वो टॉपिक ही नहीं पूछा जाएगा, तो मैं थोड़ी कहने जाऊंगा आयोग को कि मैं क्वेश्चन ये वाला टॉपिक पढ़ाया हूँ, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लो, है? ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, जैसे मैं फिजिकल पॉलिसी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अब फिजिकल पॉलिसी से कोई क्वेश्चन आ रहा है और आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तब आप लोग मुझसे कहिए कि सर आपने ये टॉपिक हमको कवर नहीं किया है, ठीक, तो मैं उसको मानूंगा अपनी गलती कि हाँ भाई हो सकता है मैं इसको छोड़ दिया हूँ, नई चीज पूछ लिया। अब जब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको, मान लो गरीबी में पढ़ा रहा हूँ, गरीबी से एक क्वेश्चन आए ही ना, तो उसका मैं क्या करूंगा? मैं कहने थोड़ी जाऊंगा कि गरीबी से क्वेश्चन काहे नहीं पूछे, तो मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, ठीक। अब एक कर्व है, एक लैफर कर्व का नाम आप लोग सुनेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ठीक। ये क्या है? लैफर कर्व भी कहा जाता है इसको। एक पूर्ति पक्षी अर्थशास्त्री थे, यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने एक संबंध की बात की थी, लिख लीजिए ना हो तो एक को पहले एक लाइन लिख लीजिए, एक निकाल लीजिए, लैफर वक्र। ये भी डायरेक्ट किसी से लिंक करेगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं कोई चीज छोड़ता नहीं हूँ जल्दी, ठीक है, इसीलिए मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। यदि मुझे पढ़ाने के लिए मिल गया तो मेरा पढ़ाने के बीच से आए तो फिर आप, हाँ, डेटा उसको आप अपडेट करना पड़ेगा, पैसा नहीं। मैं फिजिकल पॉलिसी पढ़ा रहा हूँ तो ये आप लोगों का काम है कि बजट में फिजिकल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, ये सब आपको जानने का काम, ठीक। बजट पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं कवर करूंगा। लिखिए, क्या लिखे आप लोग? लिखिए डालिए, रेफर कर, ठीक, लिखिए। अमेरिकन अर्थशास्त्री लैफर ने अमेरिकन अर्थशास्त्री लैफर ने कर से राजस्व की प्राप्ति तथा अमेरिकन अर्थशास्त्री लैफर ने कर से राजस्व की प्राप्ति तथा कर की दर के बीच संबंध के आधार पर यह प्रतिपादित किया कि संबंध के आधार पर यह प्रतिपादित किया कि कर की दर का अनुकूलतम स्तर होता है, कर की दर का अनुकूलतम स्तर होता है। अब जैसे अभी एक क्वेश्चन, ये कीन्स का मैंने आप लोगों के सामने कई बार नाम लिया था कि नहीं लिया था? अभी रुक जाइए एक सेकंड। कीन्स का आपके लोगों के सामने मैं कई बार नाम लिया हूँ। कीन्स कब आते हैं? 1936 में, ठीक। कीन्स 1936। देखिए क्वेश्चन आप लोग इस तरह डायरेक्ट नहीं पाएंगे, क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, 1936 में कीन्स की पुस्तक आ रही। मैं कई बार आपके सामने एक पुस्तक का नाम बोला हूँ, बताया हूँ कीन्स के बारे में, बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? जब पढ़ाया हूँ बताया हूँ, कोई भी पढ़ाने आया हूँ तो कीन्स का नाम जरूर लिया। क्वेश्चन एक आया था कि जॉन मेनार्ड कीन्स क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अर्थशास्त्र 1936 के पहले भी था, इसका मतलब ये कथन गलत है कि नहीं? और यदि वो क्वेश्चन क्या है, गलत है, इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट गलत, और इसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड अपना दीजिए, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं, पर दिमाग लगाने की बात है कि आप दिमाग लग। अब ये है कि सर ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी लिखवाया तो ये काहे नहीं आया, तो वो बात की बात है, ठीक है। बाकी यदि आप दिमाग लगाएंगे, इसका मतलब 1936 की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब अर्थशास्त्र क्या है, उसके पहले का, इसका मतलब कीन्स तो जनक नहीं हो सकते अर्थशास्त्र, ठीक। क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का नाम लिया होगा, और ये जो आज ग्राफ बनाए वो ग्राफ भी बताया। तो डायरेक्ट आप समझिए कि चीज को कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है।
आप ये मत सोचिए कि जो चीज टू द पॉइंट लिखा जा रहा है टू द पॉइंट आएगी। टू द पॉइंट क्वेश्चन हो तो इत्तेफाक है, सौभाग्य की बात है कि आ जाए। ठीक, तो क्या लिखे आप लोग इसमें? सर जनक है कौन? एडम स्मिथ जनक कहे जाते हैं। ठीक, किंग्स लिखा हुआ था, जाहिर सी बात है क्वेश्चन गलत, मतलब कि आप देख लीजिए उसके बाद एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन उसमें सही है, बाकी अपने आप सही हो जाएगा। क्या लिखे आप लोग? अमेरिकन अर्थशास्त्री लैफर ने कर से राजस्व की प्राप्ति तथा कर की दर के बीच, हाँ, कर की दर का स्तंभ स्तर होता है, इतना लिख गया। जिससे ऊपर कर की वृद्धि के साथ, जिससे ऊपर कर की वृद्धि के साथ राजस्व में कमी आती है, जिससे ऊपर कर की वृद्धि के साथ राजस्व में कमी आती है और उससे नीचे की दर भी, और उससे नीचे की दर भी, और उससे नीचे की दर भी, और उससे नीचे की दर भी कर राजस्व में कमी लाती है, और उससे नीचे की दर भी कर राजस्व में कमी लाती है, कर राजस्व में कमी लाती है। इस प्रकार सरकार का यह उद्देश्य होगा कि, इस प्रकार सरकार का यह उद्देश्य होगा कि, इस प्रकार सरकार का यह उद्देश्य होगा कि वह उस कर स्तर का निर्धारण करे, इस प्रकार सरकार का यह उद्देश्य होगा कि वह उस कर स्तर का निर्धारण करे, उस कर के स्तर का निर्धारण करे। इस प्रकार सरकार का यह उद्देश्य होगा कि उस कर स्तर का निर्धारण करे जो कर आय को अधिकतम कर दे, जो कर आय को अधिकतम कर दे। ठीक, अब ये जो लैफर थे, ठीक, ये पूर्ति अर्थशास्त्री कहे जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो देखिए, लैफर का जो होता है वो इस तरह का होता है। अब इससे आप क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि लैफर वक्र का आकार किस प्रकार का है? उल्टा यू आकार का। यू आकार बना है कि नहीं? बड़ा सा। ठीक, तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लैफर वक्र का स्वरूप कैसा है, जिसमें आप लोगों को कुजनेट्स वक्र के बारे में भी बताया होगा। तो कुजनेट्स वक्र भी क्या है? उल्टा यू आकार का ही बनता है। ठीक, उसी प्रकार क्या है कि जो लैफर वक्र है उल्टा यू आकार का बनता है। आप लोगों ने इसमें एक चीज पढ़ी है, जो लिखा हुआ है कि कर की दर की एक अनुकूलतम सीमा होती है। ठीक, यदि उस सीमा से कम कर की दर कम होगी तो भी कर राजस्व सरकार को कम प्राप्त होगा, और यदि उस सीमा से ज्यादा हो जाएगी तो भी सरकार को कम राजस्व प्राप्त होगा। अब इसका देखिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो हम ही लोगों की सैलरी से मैच कर रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग 1-2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों को अभी आप लोगों की जो देखा होगा कि कर की दर कितना कर दिया गया है? 12,75,000 रुपये। ठीक, अभी फिलहाल इस साल तक यदि हम लोग अगले फाइनेंशियल ईयर तक यदि हम लोग कोई एक्स्ट्रा अर्जिन नहीं करते हैं तो हम लोगों की जो सरकार की जो सैलरी है वो 12,75,000 नहीं पहुंच रही है। ठीक, यानी कि 12,75,000 से हम लोग बच जाएंगे तो कर हमको नहीं देना पड़ेगा। ठीक, अब उसमें हुआ क्या है कि कुछ टीचरों ने क्या किया, कॉपियां चेक की और हम लोगों का जो पैसा है वो पूरी तरह से क्या है? व्हाइट मनी। व्हाइट मनी को समझ रहे हो ना, कि कोई भी इधर उधर से मुद्रा अर्जित नहीं कर रहे हैं। अब कोई टीचर ने क्या किया है? 50,000 की कॉपी चेक कर दी, कोई 60,000 की चेक कर दी, कोई 40,000 की कॉपी चेक कर दी है, तो वो भी क्या है? उसमें आ जाएगा, अब हमारी इनकम में आ जाएगा। ठीक, अब पता चला उदय की जो मुझे पैसा मिल रहा है, अभी मान लीजिए मेरा इनकम क्या है कि 12,50,000 है, सपोज दैट मान लीजिए। ठीक, अब 12,50,000 मुझे कोई कर नहीं देना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। लेकिन यदि 30,000 रुपये मुझे अभ्युदय से मिल जाए
तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? 12,80,000 रुपए। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपको सिर्फ 5,000 का मुझे टैक्स देना पड़ेगा? पूरा 12,50,000 पूरा 12,80,000 का टैक्स देना पड़ जाएगा। और वो लगभग कितना हो रहा है? 75,000 के आसपास, 74-75,000 हो रहा है। आप समझिए मैं कमाया भी वैसे कितना? 30,000, दूंगा कितना? 80,000। ठीक, तो ये जब से किताबें चेक कर दी हैं, कुछ हम लोग अभी एक ही साल सब बच सकते हैं, तो जब से किताबें कुछ ज्यादा चेक कर दिए हैं, वो लोग अभी इस दिक्कत में है कि हम अपना बिल लगाएं कि ना लगाएं। यदि बिल लगा देंगे तो 12,75 क्रॉस हो जाएगा। जब 12,75 क्रॉस हो जाएगा तो उनको 30,000 की कॉपी चेक की, 80,000 टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक, तो ये वही वाली समस्या है कि वही लेकर बात करते हैं कि कर की क्या होती है? अनुकूलतम दर होनी चाहिए। ठीक, सरकार का उद्देश्य क्या है? अधिकतम क्या कल्याण करना और अधिक से अधिक लोगों से कर भी वसूलना। तो लेफर क्या कहते हैं? ये देखिए कर की आय है और ये कर की दर है। यहाँ पर इसकी अनुकूलतम सीमा कहाँ होगी? जहां पर इसका सबसे चोटी में होगा। ठीक, जहां पर क्या है? ये क्या है? कर की अनुकूलतम दर होगी, ऑप्टिमम रेट ऑफ टैक्सेशन होगा। यदि इसके ऊपर ज्यादा कर लगा दिया जाएगा तो भी ये देखिए क्या है? ये आय कर से प्राप्त होने वाली आय है। ठीक, ये क्या है? कर से प्राप्त होने वाली आय है। क्या लिखा हूं मैं? कर आय। और ये क्या लिखा हो? कर की दर। यदि कर की दर मान लीजिए 0 है, कर की दर मान लीजिए 1, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, ये मान लीजिए करोड़ों में है, 7, 8। कहने का मतलब है कि कर की दर यदि 10% है तो हमको सबसे ज्यादा कर प्राप्त हो रहा है। यदि कर की दर 10% से कम है तो भी हमको क्या है? आय कम प्राप्त हो रही है। और यदि कर की दर 10% ज्यादा हो जाए तो भी इनकम हमारी क्या हो जा रही है? कम होती चली जा रही है। तो A.W. लेफर ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने क्या किया? अब एक चीज और है, ये लेफर क्या थे? पूर्व पक्षी अर्थशास्त्री थे, सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट। ठीक, अब आपके चूंकि पीसीएस में स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन आना शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ कि लेफर क्या है, क्या बात करते हैं? कर की दर और कर की आय की बात करते हैं। ठीक, यानी किसके किसके संबंध की बात करते हैं? कर से प्राप्त होने वाली आय और कर की दर, इनके मध्य आपस में संबंध बात करते हैं। और कहते हैं कि कर की दर की क्या होती है? एक अनुकूलतम सीमा होती है। अनुकूलतम सीमा से यदि कर की दर कम है तो भी कर से प्राप्त होने वाली आय कम होगी, और अनुकूलतम सीमा से ज्यादा भी कर की दर हो जाएगी तो भी कर से प्राप्त होने वाली आय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सपोज दैट मान लीजिए कि सरकार टैक्स लगाती चली जाए तो तुम लोग क्या करोगे? कमाई नहीं करोगे। सोचोगे जब 2 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख में 80,000 सरकारें ले रही है, तो भाड़ में वही वाला हाल है ना। अब कॉपी चेक, अब यदि 12,75 हो रहा है, अब जिसकी मान लीजिए सपोज दैट इनकम 12,70 है, वो काम करने जाएगा एक्स्ट्रा, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, वो कहीं लगाएगा, जान रहा है कि 12,75 होंगे, उसको मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा, तो काम करना क्या करे? बंद कर देगा ना। उसी प्रकार क्या है A.W. लेफर, इन्होंने क्या किया? कुछ अच्छे अर्थशास्त्री जो कर की दर की अनुकूलतम सीमा की बात। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, फिस्कल पॉलिसी डायमेंशन, यानी कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य या आयाम। फिस्कल पॉलिसी डायमेंशन या राजकोषीय नीति का उद्देश्य या आयाम लिख लीजिए। डायमेंशन मतलब आयाम। इसे ये लोग बाबा लोग के बाहर रहते हैं, पंडित और बाबा लोग भी होते हैं, तो ये लोग तो मतलब एक महीने के पैसा ना कमाते हैं। लिखिए राजकोषीय नीति का उद्देश्य राजकोषीय नीति का उद्देश्य सरकार की आर्थिक नीतियों को हेडिंग डालिए ना, राजकोषीय नीति का उद्देश्य। एक लिखिए सरकार की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने सरकार की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए सरकार द्वारा
करारोपण, सरकार द्वारा करारोपण, सरकार द्वारा करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय का सहारा लिया जाता है। करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय का सहारा लिया जाता है। सार्वजनिक व्यय का सहारा लिया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के स्तर में बदलाव आता है। जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के स्तर में बदलाव आता है। जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के स्तर में बदलाव आता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। देखिए, सरकार क्या है, एक तो टैक्सेशन के माध्यम से कार्य करेगी, दूसरा क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि लोक व्यय के माध्यम से कार्य करेगी। और इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है। हो सकता है एग्रीगेट डिमांड कम भी हो जाए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ भी जाए। ठीक, अब एक चीज हम थोड़ा सा और देखेंगे, फिर इसके बाद आगे एक चीज में बात करेंगे। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया है, इसको लिखना हो लिख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस, कर की संरचना क्या है हमारे भारत में। अब ये है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस, कर की संरचना क्या है। बन गए, हटा दें। अच्छा, आप उस पर पढ़ा चुके हैं लगता है डिजिटल बोर्ड पे। क्यों अभी आपके वहाँ से एकदम बन गया है, निकल गया था ना, बन गया। अरे इनका कहना ये है सर कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा चुके हो और आपने ये कहा कि हो गया तो मिटा दें इसको। मिटा दे नहीं, पहले बंद करें क्या? अच्छा, हटा दें कहा, बाद में हटा लें। सर भी नहीं समझ पाते क्या बोल रही है आप तो मुझे कैसे बंद किया जाएगा? देखो, मल्टी डायमेंशनल बच्चा है, ग्रीक भाषा का भी यूज कर देता है। क्या लिखे आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस। ठीक, तो आप स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस में देखिए चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, हम लोग प्रोग्रेसिव कहते हैं। प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील। ठीक, दूसरा है आनुपातिक, तीसरा है अधोगामी कहते हैं इसकी, डिग्रेसिव भी कहते हैं इसको। इसकी हिंदी याद, इंग्लिश याद रखिएगा और किसी की हिंदी आप याद रखें चाहे न रखें। ठीक है, ये प्रोपोर्शनेट है। अनुपातिक। और चौथा क्या है, डिग्रेसिव या प्रतिगामी। मैं इंग्लिश इसलिए बस लिख दे रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि इंग्लिश में आपको आसान रहेगा, हो सकता है इसकी हिंदी प्रगामी लिख दे, प्रतिगामी की जगह प्रगामी भी इसकी हिंदी है। ठीक, वही
कह दोगे कि सर ने पढ़ा ही नहीं। जब ये चार स्ट्रक्चर डी आई है वो डी ई है, नीचे वाला डी ई है। हाँ डिग्रेसिव डी, नहीं डी तो है, डी हाँ वही तो ये समझ नहीं पा रहे हो, डी आई है ऊपर वाला, ऊपर वाले डिग्रेसिव। ठीक, एक सेकंड, डिग्रेसिव, डिग्रेसिव, ये रिग्रेसिव है, सॉरी ये क्या है रिग्रेसिव। ठीक, ये क्या है प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, या क्या है अनुपातिक, ये क्या है अधोगामी, ये क्या है रिग्रेसिव। देखिए पहले हम लोग प्रगतिशील के बारे में बात करते हैं। ठीक, प्रगतिशील कर प्रणाली क्या है? जैसे जैसे होता क्या है कि आपकी आय में वृद्धि, सुन लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी पूछा गया है, और यदि नहीं समझेंगे तो गलत भी हो जाएगा। ठीक, जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे यदि कर की दरों में वृद्धि होती जाती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रगतिशील करारोपण प्रणाली कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई? पहला पॉइंट, जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे क्या है, जैसे आपकी देख रहे हैं कि 4 लाख है तो आपको 5% देना पड़ रहा है, 8 लाख है तो आपको 10% देना पड़ रहा है, 12 लाख है तो आपको 15% देना पड़ रहा है, 16 लाख है तो आपको 20% देना पड़ रहा है। इस तरह देना पड़ रहा है कि नहीं? तो ये प्रणाली क्या कहलाती है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहलाता है, यानी कि प्रगतिशील करारोपण प्रणाली कहलाती है। प्रगतिशील समझ में आ गया किसी को? कोई समस्या? प्रगतिशील होने का, प्रगतिशील का मतलब समझ रहे हो ना, आगे बढ़ना, तेजी से बढ़ना। ठीक, प्रोग्रेसिव, आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं? आप बीए में 60% ला रहे हैं तो एमए में 65 ला रहे हैं, आगे कर रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। ये क्या, एक तरफ से आगे की ओर बढ़ना, प्रगतिशील। तो इसी प्रकार यदि कर की दरों में हमारे जैसे जैसे आय वृद्धि होती है, कर की दरों में वृद्धि होती जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रगतिशील करारोपण प्रणाली कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? अनुपातिक। अनुपातिक होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी क्या है कि आपके इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे आपकी कर की दर उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। समझ में आ गई बात? उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो यदि अनुपात की दर क्या है? समान है। ठीक, यानी कि कर की दरों में वृद्धि है वो क्या है? समान है, उसी अनुपात में वृद्धि हो रही है। पहले मान लीजिए, देखिए सपोज दैट आपको 4 लाख में 5% देना पड़ रहा था, 8 लाख में आपको 10% देना पड़ जाए, सॉरी 8 लाख में आपको 12% देना पड़ जाए, 12 लाख में आपको 20% देना पड़ जाए। तो ये क्या है? इसको क्या कहेंगे आप? इसको आप प्रोग्रेसिव कहेंगे। 4 लाख में आप 5% दिए, 8 लाख में आप 12% दिए, 12 लाख में आप 20% दिए। ये बढ़ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर 4 लाख है तो आप 5% दिए, 8 लाख है तो आप 10% दिए, 12 लाख है तो आप कितना दे रहे हैं? 15 दे रहे हैं। उसी अनुपात में यदि दे रहे हैं तो इसको क्या हम लोग कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहें? अनुपातिक कहेंगे। ठीक, अनुपातिक कौन सा है? ये वाला। और प्रगतिशील क्या है? ये वाला। नहीं समझ में आ रहा है आपको? प्रगतिशील का मतलब है 4 लाख था तो आप 5% दिए, 8 लाख है तो आपने 5 की जगह 10 होना चाहिए तो 12 दे रहे हैं। ठीक, अब 12 लाख यानी 3 गुना आपकी इनकम हो गई तो आपको देना कितना चाहिए? तो 15%। आप कितना दे रहे हैं? 20%। यानी कि टैक्स बढ़ता चला जा रहा है ना, तो क्या होगा? प्रगतिशील कहलाएगा। ठीक, प्रोग्रेसिव कहलाएगा। अनुपातिक क्या है? 4 लाख में आपको 5% है, 8 लाख में आपको 10% देना पड़ रहा है, 12 लाख में आपको 15% देना पड़ रहा है। मतलब उसी अनुपात में बढ़ रहा है कर की दर। तो क्या कहलाएगा? हमारा अनुपातिक करारोपण प्रणाली कहलाएगी। इसके बाद क्या आता है? रिग्रेसिव। ठीक, प्रगामी जिसे कहते हैं, प्रतिगामी भी इसे कहते हैं। प्रतिगामी प्रणाली क्या कहलाती है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, ठीक, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर की दरों में क्या होगा? कर की दरों में कमी आना शुरू कर देगी। 4 लाख है तो आप कितना दे रहे थे? 10%। 8 लाख हो गया तो आप दे रहे हैं 7%। 12 लाख हो गया तो आप दे रहे हैं 5%। प्रगामी का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी करों में वृद्धि होती जाएगी, सॉरी आय में वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे कर की दरों में या कर प्रणाली में क्या होगा? गिरावट आना शुरू हो जाएगी। ठीक,
इस प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं, या प्रगामी या प्रतिगामी करारोपण प्रणाली कहते हैं। ठीक, ये जो चौथा है ये हमारे क्या है, नया कॉन्सेप्ट है, अधोगामी डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का मतलब ये है कि ये पहले ये दोनों का मेल है, एक इसका और इसका। ठीक, जो अधोगामी है ये डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, ये क्या है, प्रगतिशील का और अनुपातिक का दोनों का क्या है, एक तरफ से कह सकते हैं योग है। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है कि एक समय तक क्या होगा, जैसे 4 लाख है आप इनकम तो 5% दिए, 8 लाख है तो आप कितना दिए 10%, 12 लाख को आपने 15% दिया, ठीक, 20 लाख है आपने क्या दिया 20% दिया। फिर इसके बाद मान लीजिए आपकी 30 लाख हो जाती है तो क्या है आप 20% दे रहे हैं, 40 लाख भी है तो भी आप 20% दे रहे हैं, 50 लाख है तो भी आप 20% दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए शुरू में क्या हुआ, शुरू में कर की दरों में वृद्धि हुई, लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ, एक समान अनुपात में हो गई, फिक्स हो गई। ठीक है, हाँ, फिर वो 20% चल रहा है चाहे आपकी जितनी इनकम हो। तो इस प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्रेसिव या अधोगामी टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि भारत में कौन सी प्रणाली प्रचलित है? यही है, 25 लाख के बाद हर कोई 30% देगा, हर कोई क्या है 30% देगा। ठीक, उसके बाद सरचार्ज और सेस होता है, उसके वो 2, 4, 5 करोड़ जब आप कमाते हैं तब की बात है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो आपका टैक्सेशन सिस्टम है, यदि हमारे पास देखिए जब आपके पास ऑप्शन आए कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी टैक्सेशन प्रणाली प्रचलित है, तो ये चारों ऑप्शन दिए हों तो आप कौन सा टिक करते हैं, ये वाला। और यदि ये ऑप्शन भाई तभी मान लीजिए ना हो अगर ये ना दिया हो तब फिर क्या मानेंगे हम, तो आप क्या मानेंगे, प्रगतिशील टैक्सेशन सिस्टम। ठीक, अब आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चारों टैक्सेशन सिस्टम को समझ गए होंगे। अब इसको मैं आपको ग्राफ से समझा रहा हूँ, ग्राफ बना दूंगा तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे आ भी गया होगा, आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे याद है कि मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो मुझे एक एक चीज आप लोगों को, जिस तरह आप लोग एग्जाम दे के आते हैं सोचते हैं कि सर पढ़ाया नहीं आया, तो हम भी देखते हैं कि हमारा पढ़ाया आया है कि नहीं आया है। ठीक है, जितना ध्यान आपसे ज्यादा हमको टेंशन रहती है कि यदि मैंने जो चीज पढ़ाई यदि क्या उसके अंदर से कुछ आया है कि नहीं आया है। तो अंदर से आए, यदि मान लीजिए क्वेश्चन ही ना आए तो उसका कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम पढ़ाएं यदि उसके बाद आ जाता तो जितना खुशी आपको होती है पढ़ के कि हाँ ये सर पढ़ाए ना, उतना खुशी हमको भी होती है कि ये चीज हम पढ़ा के आए। ठीक, तो दोनों में वो क्या है ना, जीरो सम गेम चलता है। खैर फिलहाल हम लोग एक ग्राफ देखते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, प्रपोज जब प्रगतिशील की बात करेंगे तो यानी कि कर की दरों में वृद्धि होती चली जा रही है, तो ये क्या प्रोग्रेसिव। ठीक, अनुपातिक का मतलब क्या है कि बिल्कुल एक ही अनुपात से चल रहा है, या अनुपातिक लिख लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद एक तीसरा क्या है, डिग्रेसिव। पहले देखिए बढ़ा, फिर इसके बाद क्या हुआ, ऐसे हो गया। और एक चौथा क्या है, मान लीजिए ये रिग्रेसिव। चारों आप बना लीजिए, आपको मान लीजिए कभी भूले तो याद रहेगा, तो भूलना नहीं चाहिए। इसका जो आप बता रहे थे सर, इसका छोटे वाले जो हैं व्यापारी बहुत विरोध करते हैं कि हम 25 पे भी 30% है, वो 3-4 करोड़ रुपए का टर्नओवर तब भी 30% है। 4 करोड़ का टर्नओवर जब होता है तो उसके लिए कुछ अलग से सरचार्ज और सेस है, वो कल बताएंगे। ठीक है, कुछ चीजें और हैं। प्रोग्रेसिव ऐसे क्यों है, देखिए ये क्या है, जैसे कर की आय, कर से प्राप्त होने वाली आय, जैसे जैसे आय बढ़ रही है आप लोग देख रहे हैं प्रोग्रेसिव में टैक्स बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं। प्रोग्रेसिव का ग्राफ समझ में आ रहा है, देखिए बढ़ता हुआ जा रहा है कि नहीं ऊपर की ओर। ये जो ग्राफ है प्रोग्रेसिव का, मैंने क्या बताया था, बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं ऊपर की ओर। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट क्या है, रिग्रेसिव। कर ज्यादा है, कर जैसे जैसे सॉरी कर की आय जैसे जैसे बढ़ेगी, ये कर की दर, ये कर से आय। ठीक, जैसे जैसे आप देख रहे हैं आय बढ़ती चली जा रही है, टैक्स गिरता चला जा रहा है। ठीक, जो डिग्रेसिव है वो देख रहे हैं पहले प्रगतिशील की तरह ऊपर बढ़ा, फिर इसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट यानी कि स्थिर हो गया। और ये क्या हमारा अनुपातिक, पहले भी उतना ही लग रहा है बाद में भी उतना ही लग रहा है। ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आप लोगों को?
फिर से बताएं। प्रगतिशील का मतलब ये है कि आय जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कर की दर बढ़ रही है। रिग्रेसिव या प्रगामी का मतलब जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, नीचे की ओर गिर रहा है, मतलब घट रहा है, कर की दर घटती चली जा रही है। अनुपातिक का मतलब है चाहे आय घटे चाहे बढ़े वो क्या है, सेम, ठीक, सेम अनुपात में है। और डिग्रेसिव पहले प्रगतिशील की तरह है, फिर इसके बाद अनुपातिक हो जाता है, ठीक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जब पूछा जाए तो हमारे टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, डिग्रेसिव है, और डिग्रेसिव का ऑप्शन ना हो तो फिर क्या है, प्रोग्रेसिव, ठीक। तो मुझे लग रहा है जितना पर्याप्त था। काफी दिनों से मैं 1-1.5 महीने से पढ़ाया भी नहीं, मतलब आप ही लोगों को नहीं, क्लासें भी एक्सटेंड चल रही हैं, तो उसकी वजह से क्या है, सस्पेंड होने की वजह मतलब एग्जाम चल रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है, फ्लो थोड़ा सा टूटा हुआ है, ठीक। तो आवाज मेरी भी आप लोग देख रहे होंगे कभी कभी पतली हो जा रही होगी अचानक, है ना। चलो ठीक है, फिर कल यदि कोई अगला टॉपिक होगा तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। गलत पढ़ा होगा भाई, 4.5 2 घंटा नहीं होगी क्लास। अब जो है सेकंड क्लास इन्होंने ऐसे कर दिया है कि 1.5 घंटे के बच्चे आधा घंटे चाय नाश्ते के लिए चले जाते हैं, तो मेन क्लास 3 बजे शुरू हो पाती है, 3 से 4:30। अच्छा 3 से 4:30, तो मेरे 2:30 से लेकर 4:30, लेकिन आधे घंटे 15 मिनट बाहर घूमते रहते हैं। सबकी ऐसे चल रही है, ये कम से कम 1 महीना हो गया। आप अपना एक्सटेंड करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिर अच्छी बात है। 2:30 से 4:30 सबकी ऐसे 2:30 से 4:30 चल रही है, तो सब लोग 2:30 बजे आ जाते हैं सारे टीचर। 2:30 से 4:30 चल रही है, हम पढ़ाएंगे फिर और क्या, अभी कहे जाओगे, कहे बैठो। अच्छा मुझे लगा कि वो गलत है पढ़ा हुआ, मैं इसीलिए पूछा, मुझे लगा कि गलत पढ़ा हुआ है। नहीं आप बता दीजिएगा उनको कि मैं आएगा। नहीं मैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं तो प्रिपेयर हूँ ही। अब आगे इसकी चीज़ें तो जब आप सरचार्ज का नाम लिए, सेस का नाम लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, ठीक। सरचार्ज और जान लो, सेस जान लो। अच्छा मुझे यही लगा था कि मतलब गलत लिखा होगा, तो ये तो डिफरेंस नहीं, तुम लोगों को भी 2 घंटे क्लास चल रहा हो, पहला क्लास 2 टीचर ऐसे है ना, जैसे एथिक्स वाले और हिस्ट्री वाले, वो तो 2 घंटे के 2.5 घंटे 5 बजे तक खींच देते हैं, बैठा रहते हैं जबरदस्ती, बैठो बैठो बैठो, बच्चे बोर हो जाते हैं, हो जाते हैं, भाग जाते हैं बच्चे। गुरुजी छोड़ दे, बहुत लोग। देखिए एक आप लोगों ने सरचार्ज का नाम सुना होगा, नहीं सुने? टैक्स के ऊपर जो लगता है, और एक सेस, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत टेक्निकल चीज है ना। इसी को कहते हैं हम लोग उपकर, इसकी हिंदी होती है उपकर और इसकी हिंदी होती है अधिभार, ठीक। इसकी हिंदी क्या होती है, अधिभार। आप लोग कोई जानता है कि सेस क्या होता है और सरचार्ज क्या होता है? सेस कर के ऊपर जो लगे वो उपकर, सुना है? हाँ, कर के ऊपर लगे वो उपकर, ठीक। ये बढ़िया हिंदी मतलब सही है, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए सरचार्ज देखिए ये दोनों क्या है, कर के ऊपर ही लगते हैं। सेस भी कर के ऊपर लगता है और सरचार्ज भी कर के ऊपर लगता है, ठीक। अधिभार और अधिक ज्यादा भार हो जाना, उपकर यानी कि कर के ऊपर और कर लग जाना, ठीक है। देखिए जो सरचार्ज होता है, ध्यान देने वाली बात है कि जो सरचार्ज होता है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं लगाया, मतलब किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं लगाया जाता, ठीक। अधिभार का मतलब ये है कि जो आपके ऊपर अधिभार लगाया जाएगा, सरचार्ज लगाया जाएगा, वह कर होता है जो क्या है कि आप किसी भी उद्देश्य की उसकी पूर्ति के लिए उसका खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया कि सरकार ने क्या किया, 5 करोड़ रुपए सरचार्ज से कमाया, ठीक। सरकार ने क्या किया, 5 करोड़ रुपए सरचार्ज से यदि कमाती है तो जो 5 करोड़ रुपया है वो किसी भी उद्देश्य के लिए पूरा कर सकती है। यानी कि उसके पास 5 करोड़ रुपया है तो स्वतंत्र है कि वो कृषि क्षेत्र में लगाए, कि सेवा क्षेत्र में लगाए, कि औद्योगिक क्षेत्र में लगाए, कि शिक्षा में लगा दे, स्वास्थ्य में लगा दे, कहीं भी लगा सकती है। उस उद्देश्य उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरचार्ज कहते हैं, ठीक। सरचार्ज का मतलब समझ में आया आपके पास? यानी कि सरचार्ज से जो सरकार को धन प्राप्त होगा वो उसका खर्च कहीं भी कर सकती है, उसके पास कोई बाध्यता नहीं, यानी हित में भी कर सकती है, हाँ, किसी भी तरह का यूज कर सकती है। और जो सेस होता है वो क्या होता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया जाता है, ठीक। सेस का यानी उपकर का मतलब ये होता है कि वो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया जाएगा। जैसे शिक्षा पर उपकर लगाया जाता है या स्वास्थ्य पर उपकर लगाया जाता है, तो जो स्वास्थ्य पर उपकर लगाया जाएगा उससे जो सरकार को इनकम प्राप्त होगी, ठीक, उससे जो सरकार को इनकम प्राप्त होगी वो पूरी की पूरी क्या होगी कि
सेवा क्षेत्र पर सॉरी हेल्थ सेक्टर पर या एजुकेशन सेक्टर पर ही लगाई जाएगी, किसी दूसरे सेक्टर पर वो नहीं लगाई जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि जो सरकार के पास एक तरफ से कहा जाए कि सेस से जो भी अर्जन होगा वो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही लगाया जाएगा। ठीक, जैसे शिक्षा पर उपकर लगाया जा रहा है या कृषि पर उपकर लगाया जा रहा है, तो कृषि से जो उपकर प्राप्त हुआ, जितना भी प्राप्त हुआ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, वो कृषि के विकास के लिए ही लगाया जाएगा। सेवा क्षेत्र से जो हेल्थ सेक्टर से जो प्राप्त हुआ वो हेल्थ में ही लगाया जाएगा। शिक्षा से जो प्राप्त हुआ शिक्षा के क्षेत्र पर ही लगाया जाएगा। तो यही दोनों क्या है, बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक, और जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसमें यूजीसी में कुछ अलग से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप लोगों को कोई इसमें मतलब है नहीं। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि सरचार्ज क्या है, लिखना और लिख लीजिए इसको। सरचार्ज हेडिंग डाल लीजिए। सरचार्ज हेडिंग, अधिभार इसकी हिंदी है अधिभार। देखिए इससे प्राप्त आय, इससे प्राप्त आय इससे प्राप्त आय इससे प्राप्त आय सरकार द्वारा, इससे प्राप्त आय सरकार द्वारा किसी भी उद्देश्य की इससे प्राप्त आय सरकार द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सरचार्ज समांतर धनी लोगों पर लगाया जाता है। सरचार्ज समांतर धनी लोगों पर लगाया जाता है। सरचार्ज समांतर धनी लोगों पर लगाया जाता है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में यदि किसी की राशि लिख लीजिए, 50 लाख टू 1 करोड़, ये सरचार्ज कितना है 10%। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच यदि किसी की इनकम है तो उसको 10% सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में यदि इनकम है तो उसको कितना लगेगा, 10% सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो सिर्फ 15% सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में यदि किसी की इनकम है तो सिर्फ 15% सरचार्ज लगेगा। और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में यदि किसी की इनकम है तो सिर्फ 25% सरचार्ज लगाएगा। इनकम टैक्स का इंक्लूडिंग है अलग से। हाँ सर, इंक्लूड होने के बाद अलग से एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। सरचार्ज अधिभार, वही तो कह रहा हूँ, कर के ऊपर कर लग रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में यदि आपकी इनकम है तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में इनकम है तो 15% देना पड़ेगा। और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में इनकम है तो 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर 5 करोड़ है तो उसमें अगर 30% 5 या 15 1.5 करोड़ काटने के बाद 3.5 करोड़ पे होगा, या फिर उसमें जोड़ के 55% कर दिया जाएगा? नहीं, उसको उसके बाद जो टैक्स देने के बाद 5 करोड़ 3.5 करोड़ बचेगा उस पे, नहीं तो 55% हो जाएगा तो आधा देना पड़ जाएगा। वही चीज़ है वो। अभी खैर तुम दूसरा चीज़ बता रहा हो, मैं अभी तुम्हारी क्वेश्चन भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो एक बार। अरे जैसे 5 करोड़ इनकम मेरी है मान लीजिए, और 30% 5 करोड़ इनकम तुम्हारी तो पहले उसमें टैक्स दे चुके होगे ना, उसके बाद यदि 5 करोड़ बच रहा होगा उसमें देना पड़ेगा 25%। नहीं 55% हो जाएगा। नहीं 55% नहीं होगा,
तो कहने का मतलब है कि ये जो आप अभी एक क्वेश्चन पूछे ना कि छोटे व्यापारी चिल्ला रहे हैं कि हमको ज़्यादा टैक्स कम लग रहा है, बड़े वालों को भी उतना देना पड़ रहा है, तो उनके लिए फिर ये वाली व्यवस्था की गई है। ठीक है, यदि इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो उनको 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो उनको 15%, और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% उनको सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक, अगला हेडिंग डालिए आप, सेस, यानी कि उपकर। देखिए इससे प्राप्त आय सरकार किसी विशेष उद्देश्य इससे प्राप्त है सरकार किसी विशेष उद्देश्य जो पहले से घोषित किया जाता है, किसी विशेष उद्देश्य जो पहले से घोषित किया जाता है, इससे प्राप्त है सरकार किसी विशेष उद्देश्य जो पहले से घोषित किया जाता है उस पर व्यय करती है। इससे प्राप्त है सरकार किसी विशेष उद्देश्य जो पहले से घोषित किया जाता है उस पर व्यय करती है, उस पर व्यय करती है। जैसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर, जैसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर लगाया गया उपकर, जैसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर लगाया गया उपकर, जैसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर लगाया गया उपकर सिर्फ शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर लगाया गया उपकर सिर्फ काट दीजिए, से प्राप्त होने वाली आय, से प्राप्त होने वाली आय, से प्राप्त होने वाली आय शिक्षा तथा स्वास्थ्य से प्राप्त होने वाली आय सिर्फ शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर ही व्यय होगी, सिर्फ शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर ही व्यय होगी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर ही व्यय होगी। अभी मैंने नया बजट तो नहीं पढ़ा है, लेकिन फिलहाल लगभग 4% के आसपास ही हेल्थ तथा एजुकेशन पर सेस लगा हुआ है। ठीक, यदि कुछ चेंजेस नहीं हुआ होगा तो अभी, हालांकि मैं बजट अभी देखा भी नहीं, जब देखूंगा तो उसके बारे में आप लोगों को अपडेट कर देंगे। मिनिमम 6% है उसका, मतलब जो करिया कुछ करके हैं उन्होंने कम से कम दिया है, उन्होंने क्या दिया था मिनिमम 6%। वो दूसरा चीज़ है, CSR वो उसकी बात कर नहीं, शिक्षा पे मिनिमम जीडीपी में हाँ रिव्यू करना है 6%। वो तुम निवेश की बात कर रहे हो, मिनिमम 6% निवेश किया जाना चाहिए, टारगेट रखा है। ठीक है, कुल GDP का 6% निवेश किया जाए, ये उपकर की बात नहीं की है। ठीक, तो क्या बात हम लोग कर रहे थे? हाँ, समझ में आया अधिकार क्या है और शेष क्या है? किसी को कोई समस्या इसमें? शेष का मतलब है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाएगा और अधिकार किसी भी उद्देश्य के लिए उसकी पूर्ति की जा सकती है। अगला हेडिंग आप लोग डालिए। इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है क्या? इसकी कोई क्राइटेरिया? शिक्षा स्वास्थ्य पर बता तो रहा हूँ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर 4% के आसपास, यदि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ होगा तो। अगला हेडिंग डालिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय आफ्टर 2015, 2015 के पहले, सार्वजनिक व्यय 2015 के पहले। ठीक, सार्वजनिक व्यय 2015 के पहले। अब सार्वजनिक व्यय 2015 के पहले देखिए दो प्रकार के थे, एक था प्लान एक्सपेंडिचर, एक था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। हाँ सॉरी, क्या लिखे हैं? हाँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिफोर 2015। ठीक, 2015 के पहले। तो 2015 के पहले जो एक्सपेंडिचर होता था दो प्रकार के होते थे, एक प्लान एक्सपेंडिचर होते थे, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते थे। दूसरा क्या था? नॉन प्लान। ठीक, एक प्लान एक्सपेंडिचर था, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था। लिख लीजिए,
और उसी पर ये क्या दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे पास, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक, और दूसरा क्या होता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं, सार्वजनिक व्यय होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल में भी क्या है, एक प्लान एक्सपेंडिचर है, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। उसी प्रकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक। समझ में आ गया? एक प्लान एक्सपेंडिचर होता था, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी, उसी प्रकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक, यानी कि योजना करके और गैर योजना करके। अब चूंकि आप लोगों ने देखा है कि नीति आयोग आ गया है, तो जहां नीति आयोग आया है, ठीक, वहीं से क्या हुआ है, जितना भी योजना का नाम है, जहां जहां योजना था वहां वहां योजना का शब्द हटा दिया गया। इसीलिए क्या हुआ कि 2015 के बाद प्लान और नॉन प्लान का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया, मतलब यूज ही नहीं किया गया कि कौन सा प्लान एक्सपेंडिचर होगा और कौन सा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होगा, ठीक। अब दो ही क्राइटेरिया कर दी गई है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इसीलिए अब आप लोग देखते होंगे कि अब जब आप लोग बजट पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ आप लोग देखे होंगे कि हम क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे और दूसरा क्या है, आफ्टर 2015 के बाद एक कैपिटल और दूसरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। तो ही व्ययों के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे। अब आप लोग एक निकाल लीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, सार्वजनिक इसको राजस्व व्यय क्या है, निकालिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय लिखिए इसके अंदर आगे, ऐसे व्यय, ऐसे व्यय, ऐसे व्यय जिनसे परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता, ऐसे व्यय जिनसे परिसंपत्तियों या परिसंपदाओं, जो भी लिखना चाहेगा, ऐसे व्यय जिनसे परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता, ऐसे व्यय जिनसे परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता, ठीक, कामा ये उपभोग प्रकार के होते हैं, 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 जैसे जैसे रखरखाव व्यय, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, जैसे रखरखाव व्यय, जैसे रखरखाव व्यय, कामा नियमित क्रियाकलाप व्यय, नियमित क्रियाकलाप व्यय, नियमित क्रियाकलाप व्यय, कामा वार्षिक प्रकृति के व्यय, कामा वार्षिक प्रकृति के व्यय, कामा वार्षिक प्रकृति के व्यय, जैसे डेंटिंग पेंटिंग आदि, जैसे डेंटिंग पेंटिंग आदि, जैसे डेंटिंग पेंटिंग आदि। अब देखिए आपने क्या लिखा, लिख दिया राजस्व व्यय, ठीक। राजस्व व्यय का मतलब ये है कि ऐसे व्यय जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, जिनसे किसी प्रकार की परिसंपदाओं का निर्माण नहीं होता है, जिनसे क्या है दैनिक प्रवृत्ति के होते हैं, दैनिक क्रियाकलापों के लिए होते हैं, ये रखरखाव से संबंधित होते हैं, ऐसे व्ययों को हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, या कि कह सकते हैं इसकी हिंदी क्या होती है, राजस्व व्यय कहते हैं, ठीक। राजस्व व्यय का मतलब ये है कि आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि यार सरकार के द्वारा जब कोई व्यय किया जाता है
तो जब सिर्फ रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए और डेंटिंग पेंटिंग ये सब सारी चीज़ों के लिए, या ऐसे वे जो डेली बेसिस हों, ये सारे व्ययों को क्या कहा जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। आप मुझको बता सकता है कि सरकार के द्वारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया जाता है? बजट आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो कोई बताएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया जाता है कि कैपिटल? ज़्यादा तो वर्किंग रेवेन्यू वाली चीज़ें हैं, कैपिटल वाली कम वर्किंग है, तो फिर रेवेन्यू से ही होना चाहिए। रेवेन्यू लगभग, अब मुझे लेटेस्ट डेटा नहीं पता, बाकी यदि सरकार के द्वारा 100% में लगभग 85 से 86% वे जो किया जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वे किया जाता है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा? ठीक, 85 से 86% के आसपास जो व्यय होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और ये सारे व्यय क्या होते हैं? किसी प्रकार की परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं। यानी कि यदि आप क्या है कि सरकार की भवन है, बिल्डिंग है, यदि भवन बिल्डिंग में छपाई का काम हो रहा है, लिपाई का काम हो रहा है, उसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा है, आपका जो अक्षय बात बताइए, आपको जो वेतन दिया जा रहा है, मजदूरी दी जा रही है, क्या होगा? सरकार के द्वारा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा। क्वेश्चन इसी तरह आते हैं आपके, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो एग्जाम्पल दे के इसी तरह पूछा जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ऐसा कोई भी व्यय है जिसके क्या है कोई संपत्ति नहीं सृजित हुई, तो उसको क्या हम लोग कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक, अब दूसरा चीज है राज्य सूची से मतलब नहीं, नहीं जबरदस्ती नहीं कनेक्ट करना, ठीक है। हाँ, ध्यान बनाए रखने के लिए कुछ भी कनेक्ट कर लो। ध्यान बनाए रखने के लिए तो ये भी कह सकते हो ना कि सर पढ़ाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो वेतन है, मुझे क्या याद कर लो कि हमारा जो वेतन है वो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक, हाँ, ये भी ध्यान में रहेगा। दूसरा हेडिंग डालो, दूसरे हेडिंग डालो राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट। ऐसी राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट। राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट देखिए, इससे प्राप्त आय में, इससे प्राप्त आय में देनदारियों का उत्तरदायित्व नहीं होता है। इससे प्राप्त आय में देनदारियों का उत्तरदायित्व नहीं होता है। इससे प्राप्त आय में देनदारियों का उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक, इससे प्राप्त आय में देनदारियों का उत्तरदायित्व नहीं होता है। इसका मतलब राज्य प्लस क्या है? 100 मतलब क्या होता है? अपना। ठीक, राज मतलब धन। ठीक, राजस्व जो राज्य का अपना खुद का धन है, जो आपके पास खुद की इनकम है, जिसको आपको देने का उत्तरदायित्व नहीं, ऐसी प्राप्तियां भी क्या कहलाती है? राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। ठीक, तो लिखिए क्या लिखे हैं? इससे प्राप्त आय में देनदारियों का उत्तरदायित्व नहीं होता है। राजस्व मतलब अर्थात राजस्व, राज इसी तरह लिख लीजिए, राज प्लस 100 बराबर अपना धन। देखिए, अर्थात ऐसी प्राप्तियां जो आय प्राप्तियां हैं, ऐसी प्राप्तियां जो आय प्राप्तियां हैं, ऐसी प्राप्तियां जो आय प्राप्तियां हैं, कमा ये वार्षिक, ये बार बार प्राप्त होने वाली आय होती है, बार बार प्राप्त होने वाली होती हैं, बार बार प्राप्त होने वाली होती हैं, बार बार प्राप्त होने वाली होती हैं। ठीक, बार बार प्राप्त होने वाली होती है। अच्छा, जैसे अब ये बताइए, यदि आपको कहीं से ग्रांट मिल जाए, अनुदान मिल जाए, तो ये आपका राजस्व प्राप्तियां होंगी कि कोई और पूंजीगत प्राप्तियां होंगी? राजस्व में तो नहीं है, अनुदान राजस्व में आता है क्या? ये तो कैपिटल में आता है। मैंने अभी एक जो डिफिनेशन लिखा है, ये डिफिनेशन से सोच के बताइए। पहले डिफिनेशन तो पढ़ लो एक बार।
क्या लिखा है, अपना धन। जो अनुदान है तो वो आपका अनुदान सरकार द्वारा है तो दिलाया जाएगा इसमें, क्योंकि अनुदान तो सरकार ने दिया है। अनुदान मैंने किसी दोस्त ने आपको दे दिया, गिफ्ट दे दिया कुछ, तो दोबारा क्या वही गिफ्ट आप वापस करते हैं क्या उसको, नहीं। कि भाई तुम हमको दिए हो तो ले लो, तो क्या लिखे हो, आपका हो गया ना, जिस दिन आपको गिफ्ट मिल गया वो आपका अपना हो गया। ठीक, तो जब आप कोई चीज़ व्यवहार में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तब बहुत चीज़ें आसान रहेंगी। जब आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक, राजस्व प्राप्तियों का मतलब ऐसी सारी प्राप्तियां जो आय प्राप्तियां हैं। आय प्राप्तियां का मतलब कि आपकी इनकम है, जिसको आपको वापस करने का उत्तरदायित्व तो नहीं है, ऐसी सारी प्राप्तियां क्या कहलाती हैं, राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। ठीक, और ऐसे सारे व्यय जिनसे परिसंपदाओं का निर्माण नहीं होगा, ऐसे सारे व्यय राजस्व व्यय कहलाएंगे। ठीक, तो राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय ये दोनों समझ में आ गया। अब पूंजीगत प्राप्तियां पूंजीगत व्यय हम लोग अगले दिन जब क्लास होगी तब पढ़ लेंगे। ठीक, आधा घंटा तो मुझे लग रहा पता ही नहीं चला इस बार। अच्छा, उस बार भी कुछ हो चुका था ना, 4 प्रश्न तो हो ही गया था मुझे लगता है, इसलिए तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि कैसे 4:30। क्या ठीक है, मुझे मतलब मेरा थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा गलत छपा हुआ, तो मैं थोड़ा प्रिपेयर भी नहीं था उस चीज़ के लिए। लेकिन अब इसमें चूंकि इतना बड़ा फ्रॉड है कि आप शायद 2-3 घंटा मेरी हिम्मत भी होनी चाहिए लगातार 3-4 घंटे बोलने की। अब हिस्ट्री वाले भैया कहाँ से स्टेमिना लाते हैं वही जाने। सच में वो बहुत पढ़ाके में वहाँ से आते हैं जीआईसी में। अपने नोट्स दिखा दीजिए। मेरी नोट से एक चीज़ की नहीं बनी हुई है ना, वो हर चीज़ अलग अलग बनी हुई है, कहीं नहीं पाओगे कि तुमको लग रहा हो कि ये जो बना हुआ देख लो, तुमको समझ में आया तो बता। ऐसा सिस्टमैटिक नहीं लिखा।